Hello friends and students, I am Akash Srivastava. Most welcome you to my YouTube channel. This video is for NCERT and state boards students and different competitive exam aspirants. If you want to see more videos, subscribe my channel and share my videos to your friends for mine and your self growth. None can gear up you until you think. So look it and understand. This is for you and may help you for gear up your future. Let's start. Hello friends and students. Hello friends, this is class 9th and the name of subject is science and the part of it is chemistry, and this is first chapter of our class 9th, and the name of chapter is in front of you, matter in our surroundings. So come to our next lecture, and this is our next lecture, lecture second. Now come to the topic where we are studying. I was discussing with you about the molecules. Now come to the questions. The mass per unit volume of substance is called density. Friends, you have to first understand that what is density. डेंसिटी में होता है, आप जैसे कि एक पर्टिकुलर आपने कोई वैल्यूम ले लिया. वैल्यूम मतलब क्या होता है, एक कोई भी फॉर्म सॉलिड लिक्विड गैस जिस एरिया को ऑक्युपाई करती है या फिर जिस थ्री डायमेंशन में अपना स्पेस लेके वो रखती है, वो उसका वैल्यूम होता है. ठीक है, तो जब वो ऑक्युपाई करती है एक पर्टिकुलर एरिया को जो है, तो वो क्या करती है, उसका अपना कुछ मास होता है. ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास कंटेन है उसका, वो उसकी डेंसिटी होती है. ओके, और ये देखिए नेक्स्ट है डेंसिटी का फार्मूला. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन मास अपॉन वॉल्यूम, पर मतलब अपॉन. अब आपको अरेंज करने को कह रहा है कि आपको डेंसिटी की फॉर्म में अरेंज करना है. किसकी डेंसिटी जो है ज़्यादा होती है, इंक्रीजिंग डेंसिटी, मीन आपको कम से ज़्यादा की ओर जाना है. अब देखिए एयर लिखा हुआ है, फिर एग्जॉस्ट फॉर्म ऑफ चिमनी लिखा हुआ है, फिर हनी लिखा है, वाटर लिखा है, चॉक लिखा है, कॉटन लिखा है, आयरन लिखा है. ठीक है, तो सबसे लेस में लिखेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर में आएगा आपका एयर. ठीक, सेकंड नंबर पे आप आओगे तो आपका आ जाएगा चिमनी, एग्जॉस्ट फॉर्म ऑफ चिमनी. थर्ड नंबर पे आप आओगे तो थर्ड नंबर पे आपका आएगा हनी, सॉरी थर्ड नंबर पे आपका वाटर आएगा, फोर्थ नंबर पे हनी आएगा, फिफ्थ नंबर पे आपका कॉटन आएगा, सिक्स्थ नंबर पे चाक आएगा एंड सेवन्थ नंबर पे आयरन आएगा. इसमें सबसे डेंस कौन सा है, आयरन होगा. ठीक है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. अब आपको स्टेट ऑफ मैटर को टेबुलेट करना है, तो आपको कौन कौन सी फॉर्म्स को याद रखना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग आपको वॉल्यूम. वॉल्यूम सॉलिड का क्या होता है, सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम में अगर बात की जाए तो गैस होती है, उससे लेस में लिक्विड, और सबसे कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है सॉलिड. ठीक है, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, गैस का उससे और उसका लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होता है. आप जिस वॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम भी सेम होता है. ठीक है, और गैस का वॉल्यूम बात करें तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, आप उसको ओपन कर दोगे तो ज़्यादा ज़्यादा वॉल्यूम ले लेगी, कम कर दोगे तो कम. मीन ये होता है कि गैस कंप्रेस हो जाती है ना, तो इसलिए कम से कम वॉल्यूम भी ले सकती है, ज़्यादा वॉल्यूम भी ले सकती है. ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट आओगे उसकी डेंसिटी पे, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होगी, उससे लेस लिक्विड की, सबसे लेस किसकी होगी, गैस की होगी. ठीक है, उसका रिजिडिटी पे आएंगे, सबसे ज़्यादा रिजिड होगा सॉलिड, उससे लेस होगा लिक्विड, सबसे लेस होगा गैस. ठीक है ना, गैस नेग्लिजिबल रिजिडिटी होगी. ठीक है ना, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी पे आएंगे, सबसे ज़्यादा कंप्रेस सॉलिड को कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की क्या होती है, सबसे कम होती है, लिक्विड की उससे ज़्यादा, गैस की सबसे ज़्यादा होती है. ठीक, उसके बाद आप आएंगे फ्लूडिटी, कौन फ्लो कर सकता है, गैस सबसे ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर सकती है, लिक्विड उससे लेस पे, और सॉलिड सबसे लेस पे. ठीक है ना, और उसके बाद शेप की बात करें, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का शेप जो होता है वो जो शेप
जो है जिस कंटेनर में रखा रहता है उस हिसाब का शेप ले लेता है, तो इसका शेप चेंज होता रहता है, और गैस का शेप तो होता ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी, मूविंग पार्टिकल तो होते नहीं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी होती है, थोड़ी सी होती है, सॉलिड से ज़्यादा, लेकिन गैस से कम। गैस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। A gas fills completely in the vessel in which it is kept. एक गैस जो कम्प्लीटली फिल की जाती है जिसका में उसमें कम्प्लीटली हो जाती है। ठीक है ना। ए गैस exerts pressure walls on the container. A gas fills completely in the vessel it is kept. अब आप समझिए गैस को, क्योंकि जिस कंप्रेसर में जिसमें रखा जाता है, अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होकर रखा है कि अदरवाइज अगर आप कंप्रेस नहीं करोगे तो आप नॉर्मली गैस को रखोगे तो वो क्या करेगी, अपनी वॉल्यूम को बढ़ाती चली जाएगी। मतलब क्या होगा कि आप जब गैस को कंप्रेस करोगे तो जो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में प्लेस है वो क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो उसके बाद वो क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये क्या होगा, गैस धीमे धीमे करके एक जितना कंप्रेसर में जितनी इस वेसल में जगह होगा पूरे वॉल्यूम में क्या करेगा, वो जगह को लेकर हो जाएगा। ठीक है, तो गैस क्या होगा, फिल्स कंप्लीटली in vessel in which it is kept. A gas exerts pressure on the walls of container. Obvious है, जब किसी चीज को आप कंप्रेस करोगे तो धीमे धीमे उसके पार्टिकल क्या करेंगे, जो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें क्या करेंगे, फिल होने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है उनकी वॉल्स पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है पर यूनिट एरिया में इंक्रीज होने लगेंगे और वो वॉल पे क्या करेंगे, तेजी से स्टक करेंगे, कोलाइड करेंगे। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। ऑब्वियस है, आप कैसे समझाओगे कि वो सॉलिड है? आप सीधे सीधे इस तरीके से समझाओ कि अगर किसी चीज को आप क्या करते हो, बेंट करते हो, तो क्या होगी, वो क्रैक हो जाएगी। और बेंट होने पर क्रैक होने की सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी किसकी है, सॉलिड की। सेकंड थिंग, आप इसको स्टक करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा लेकिन ये फ्लो नहीं होगा, इसलिए भी ये सॉलिड है। थर्ड थिंग, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसलिए भी ये सॉलिड है। ठीक, और ढेर सारी चीजें जिसपे आप इसका शेप इसका फिक्स है। ठीक है, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need to a karate expert। ठीक है, मतलब ये दे रहा है कि we can easily move our hand in air, हम लोग अपना हाथ हवा में आसानी से हिला सकते हैं, but to do the same through a solid block, लेकिन अगर हम एक सॉलिड ब्लॉक की तरह क्या करें, उड़ के उस पर अपना हाथ घुमाएं तो हमको क्या बनना पड़ेगा, कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ऐसा क्यों? गैस के पार्टिकल एक से दूसरे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिस कारण से क्या होता है, इसके बिहाइंड का रीज़न यही है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है, इसी कारण से आप एयर में अपना हाथ घुमा सकते हो। लेकिन आप वुड लो तो वुड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होती है, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होगी तो आपको कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज आप वुड को के बीच से अपना हाथ नहीं घुमा सकते। बीच से क्या, वुड क्रैक हो जाती है, इसलिए उसका हाथ घूम जाता है, अदरवाइज उसका हाथ घूमे ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। ऑब्वियस है, पर यूनिट वॉल्यूम में लिक्विड जो है लेस आता है, सॉलिड ज़्यादा आता है। आप अगर नहीं समझ रहे हो तो आप सीधे सीधे एक वुड को ले लो और एक जो ग्लास वाटर को ले लो, मतलब जितना वुड लिया आपने उतना ही वाटर ले लीजिए और दोनों का वेट कर लीजिए। आपको बता दूं मैं कि आपको वुड का क्या मिलेगा, वेट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो इससे भी पता चलता है जनरली है लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर फाइंड्स आउट व्हाई। अब देखिए, अब आपको मैं यही बात बताने वाला था कि आप थर्माकोल अगर लेते हो वाटर के कंपेयर में तो थर्माकोल लेस डेंस होगा वाटर के कंपेयर में। रीज़न, पर यूनिट वॉल्यूम की बात अपनी जगह है, लेकिन अगर आप बात करो तो उसके बीच में जो पार्टिकल के बीच में प्लेस है जिसमें पार्टिकल के वन पार्टिकल टू अनदर वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण ये क्या है, सॉलिड की फॉर्म में है, वाटर लिक्विड की फॉर्म में है। यही रीज़न है, जब आप लीजिए ग्लेशियर या फिर आइस जो क्या करती है, वाटर पे फ्लोट करती है। आइस का अगर आप डेंसिटी की बात करो तो आइस की डेंसिटी कितनी होती है, 0.91 होती है। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, लेकिन अगर आप यही बात करिए किसकी,
वाटर की बात करिए तो आपको वाटर क्या दिखेगा, जो है 910 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी। और यहीं अगर आप वाटर की बात की तो वाटर की अप्रॉक्सीमेट 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मतलब आपको मैं बता दूं डेंसिटी जो होती है आइस की वो 0.91 जो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, वहीं जो है वाटर की जो होती है कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, अब देखिए हम अगर बात करें कि हम जो है सिंक क्यों हो जाते हैं वाटर में, तो इसका आंसर आप बताइए क्यों, ठीक है। और एक ब्लैक सी है, उसमें जो है जिसको डेथ ओशन भी कहते हैं, डेथ सी भी कहते हैं, डेथ सी, वहां पे ह्यूमन जो क्या करता है, फ्लोट करता है। इसका रीजन भी बताइए आप। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, ऑब्वियस है, सॉलिड आइस हो गया, लिक्विड में वाटर खुद, और गैस में वाटर वेपर, ठीक। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, जब एक से दूसरे में चेंज होता है तो इसमें क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसके पार्टिकुलर जो होता है मॉलिकुलर स्पेस ये चेंज होता है, इसके अंदर की जो मॉलिकुलर फोर्स है ये भी चेंज होती है। इसी को हम पढ़ेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ठीक है। मतलब कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट है मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू हम समझेंगे कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक से दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस होती है जब वो आइस में आएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है, और गैस में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। What happens to the particle of matter during the change of state? स्टेट चेंज होने पर क्या होता है, जब किसी का टेम्परेचर लेस होता है तो वो सॉलिड होने लगता है, ठीक है। एक आइस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कि दूसरी चीज ये कि अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर वेरी करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस पे। जो सब्सटेंस का टेम्परेचर कम होता है वो सॉलिड होता है। आप किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाइए, एक टेम्परेचर के बाद वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सटेंस का टेम्परेचर हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स उसके क्या करना चालू कर देंगे, फ्लो करना चालू कर देंगे। तो जब फ्लो करना चालू करेंगे तो वो पहले लिक्विड में चेंज होगा सॉलिड से, फिर गैस में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से कोई चीज गैसियस फॉर्म में है तो उसको आप क्या कर दीजिए, कंप्रेस करते चले जाइए, मतलब उसको कूल करते चले जाइए, तो वो गैस से लिक्विड में, लिक्विड से फिर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। हाउ डू द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, कैसे ये जो होता है चेंज होता है। वी नीड आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इजंट इट, हमको इसका आंसर चाहिए। चलिए हम देखते हैं इसके आंसर क्या है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेक 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर, आपको दिखाया है कि आपने एक बीकर 150 ग्राम आइस ले लिया, ठीक है, एंड सस्पेंडेड इन ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, और उसमें एक लेबोरेटरी थर्मामीटर डाल दिया। सो इट्स बल्ब इज इन कांटेक्ट ऑफ द आइस, इसमें क्या कर दिया, देखिए अरेंजमेंट टोटल ऐसे ही होगा जैसे इसमें शो किया गया है। आपने इसमें अरेंजमेंट एज इट इज करना है जैसे इसमें शो किया गया है। शो कर, तो देखिए एक थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे स्टीयर करने के लिए ग्लास में ये यहाँ पे एक लगाया गया स्टीयरर, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए आपका बीकर हो गया, ठीक, और ये आपकी आइस हो गई, ठीक। और इसको बंसन बर्नर के थ्रू क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे क्या होगा, ये आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, वाटर के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर एनवायरनमेंट में ऊपर जाने लगेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑफ लो ऑन द लो फ्लेम, आपको क्या करना है, एक हल्के फ्लेम में इसको स्टार्ट करना, हीट करते। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, आपको टेम्परेचर नोट करना है कि कब आइस क्या होती है, मेल्ट करना स्टार्ट करती है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, आपको वो भी टेम्परेचर नोट करना है जब पूरी की पूरी आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। अब आप समझिए पहले कौन से टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना चालू होती है, वो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
कौन से टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कंप्लीटली आइस कन्वर्ट हो जाती है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट while stirring till the water starts boiling। इसको तब तक करते हैं जब तक वाटर बॉयल होना न चालू है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग। अब आपने इसको रिकॉर्ड किया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। मैंने ये बात आपको बार बार बताई है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, सॉलिड को टेम्परेचर देना चालू करते हो, उनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग ग्रेटर स्पीड। अब ऑब्वियस है कि क्या होता है, जब इसमें इनके पार्टिकल, इनके कण में टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो इनके पार्टिकल क्या करने लगता है, बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ये पार्टिकल हो गया आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये पार्टिकल होगा तो ये अपनी पर्टिकुलर प्लेस से ऐसे ऐसे मूव करता है। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पर्टिकुलर प्लेस से पार्टिकल है, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, बहुत तेज़ी से मूव करेगा। तो ये अपनी स्पेस बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, स्पेस बढ़ाएगा। जैसे जैसे आप इसको टेम्परेचर देते जाओगे ये मूव करता चला जाएगा। तो ये अपनी स्पेस को क्या करेगा, पार्टिकल इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। और स्पेस को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट आउटकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो एनर्जी है इसमें क्या होगा, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ओवरकम्स हो जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। और पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन को क्या करने लगेंगे, लीव करने लगेंगे। एंड मूविंग मोर फ्रीली, और ज्यादा अच्छे से क्या करने लगेंगे, घूमने लगेंगे। अ स्टेज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। जो अब देखिए, जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि आइस को आपने क्या किया, सबसे कम टेम्परेचर पे, ठीक है, सबसे कम आपने टेम्परेचर उसको देना चालू किया, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप रहते हैं, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो मेल्ट होना चालू हो जाती है। तो उसको क्या नाम देते हैं आप, मेल्टिंग पॉइंट। क्या नाम देते हो, वो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो मेल्टिंग पॉइंट ही बताता है कि सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना अच्छा है। ठीक, आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो था 273.15 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एट फ्यूजन। अब समझिएगा, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, आइस का मेल्ट होने का प्रोसेस जिसके थ्रू सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, इसको कहते हैं फ्यूजन। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जब सॉलिड मेल्ट होता है तब उसका टेम्परेचर सेम होता है, तो उसकी हीट एनर्जी कहाँ जाती है। यू हैव, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसकी हीट कहाँ जाती है, जब उसका टेम्परेचर सेम है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मतलब ये लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा एक्सपेरिमेंट में कि जब मेल्टिंग होती है दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, उस सिस्टम का टेम्परेचर जो होता है बदलता नहीं है अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाने के बाद। क्यों, क्योंकि तब वो एनर्जी क्या होने लगती है, उस सिस्टम को मेल्ट करना चालू कर देती है। टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। दिस हैपेंस इवन दो we continue to heat the beaker that we continue supply heat। अब आप आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसको कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हो हीट की। अब इसके बाद क्या होगा, द हीट चेंज
the heat gets used by the changing the states of overcoming the force of attraction. क्या हो जाएगा? ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बढ़ता चला जाएगा बिटवीन द पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा. ठीक है. एज दिस हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द आइस, जैसे जैसे इसमें आइस में हीट एनर्जी क्या होती जाएगी? अब्जॉर्ब होती जाएगी विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के राइज हुए. इट इज कंसिडर्ड दैट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर. अब आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि क्या होता क्या है. जैसे आपने वाटर को, आइस को हीट करना चालू किया, तो जब तक आइस मेल्ट होती रहेगी तब तक आइस का टेम्परेचर सेम रहेगा. मतलब कि वो आपका बना रहेगा 0 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर थोड़ा सा. ठीक है ना. मतलब 0 डिग्री ही रहेगा, 0 डिग्री से प्लस में, क्योंकि हीट एनर्जी उसके अंदर जा रही है, तो वो उतने पे सेम बना रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं. ठीक है ना. एज दिस हीट एनर्जी अब्जॉर्ब, तब तक आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, जब तक उसमें वाटर क्या नहीं हो जाता, वो कंप्लीटली बन नहीं जाता. इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू कंटेंट ऑफ द बीकर. ये बीकर के कंटेंट में क्या होता जाता है? हिडन होता जाएगा. इज नोन एज लेटेंट हीट, और इसको क्या नाम दिया गया? द वर्ड लेटेंट मीन हिडन. तो इसका मतलब क्या हुआ? लेटेंट हीट क्या होती है, अब आप समझिए. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. अब समझिएगा इसको कि आपने 1 kg सॉलिड लिया. कितना? 1 kg सॉलिड लिया. जैसे ये सॉलिड हो गया आपका 1 kg का. ठीक है. आपने इसमें क्या डालना चालू किया? हीट देना चालू किया. ठीक. और ये हीट देने पर जब ये जितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये क्या होगा? जितनी हीट लेकर ये क्या होगा? मेल्ट होना चालू होगा. तो वही हीट क्या कहलाएगी? इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट सेम टेम्परेचर. ठीक है. अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप पार्टिकल ले लीजिए वाटर का, वो 0 डिग्री सेल्सियस में उसकी एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू सेम टेम्परेचर, जिसमें जो है वो मेल्ट होते समय आइस में अगर वो है तो उसकी एनर्जी कम होगी कंपेयर टू वो अगर वाटर में है 0 डिग्री सेल्सियस में. व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल्स स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर. एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. आप जब लगातार एनर्जी सप्लाई करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जो पार्टिकल है वो फ्री होने के लिए क्या करेगा? एनर्जी उसके पास सफिशियंट होगी. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. और जब आप लिक्विड को लगातार क्या करते रहोगे? देते रहोगे टेम्परेचर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? समझिएगा कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड क्या करने लगता है? गैस में कन्वर्ट होने लगता है या फिर बॉयल होने लगता है. ठीक है. उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बहुत बड़ा फिनोमिना है. अब आप जैसे ठीक है, लिक्विड को जब इनफ एनर्जी मिलने लगती है क्या बनने के लिए? वेपर के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट करते हैं. अब जैसे देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. अब आप एक बात समझिएगा, जब भी कभी आपको कोई क्या दिया गया है? टेम्परेचर दिया गया है. क्या दिया गया है? टेम्परेचर. जैसे आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया था. ठीक है. आपको केल्विन में चेंज करना है, तो आपको याद रखिए कि केल्विन में चेंज करने का मतलब यह हुआ कि जो आपको सेल्सियस में दिया गया है उसमें 273 क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए आप. ठीक. अब आइए आगे. तो 100 डिग्री सेल्सियस कितना बन गया? 373 केल्विन बन गया. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है. सॉलिड को आप हीट करते हो तो क्या हो जाता है? वो लिक्विड बन जाता है. और लिक्विड को आप और हीट करते हो तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. और ये सेम वाइस वर्सा पे चलता है. वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट. आप गैसियस स्टेट को कूल करते हो तो वो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट को और कूल करते हो
तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। अब आप हमसे पूछोगे कि मॉलिक्यूलर स्टेज में आप इसको डिफाइन करिए। अब मैं आपको इसको मॉलिक्यूलर स्टेज में आपको डिफाइन करता हूँ। सुनिएगा, जब आप किसी सॉलिड को क्या करते हो, टेम्परेचर देते हो। क्या करते हो, सॉलिड को आपने टेम्परेचर दिया, ठीक, तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। फिर आपने टेम्परेचर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो जब सॉलिड में होता है तो इसके मॉलिक्यूलर ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है। इसको टेम्परेचर देने पे हीट होते ही वो लिक्विड बनते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा डिस्टेंस दूर हो जाते हैं, गैस में काफ़ी दूर जाते हैं। लेकिन जब आप कूल करते हो तो इससे हीट निकालते हो। गैस में सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी होती है इनसाइड उनके, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस होते हैं, तो या फिर जिस टेम्परेचर पे भी गैस होते हैं, जब उससे उसको आप कूल करते हो तो उससे एनर्जी निकलने लगती है, तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे उसको फिर से कूल करते हो और ज़्यादा कूल करते हो तो लिक्विड से भी एनर्जी वो निकाल लेता है, फिर वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस धीमे धीमे कम होता चला जाता है। अब देखिए, एक बात बताया हुआ है, केल्विन के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस किया। केल्विन क्या होता है, एक एसआई यूनिट है, ठीक है ना, टेम्परेचर की। अब ये से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाखों बार एग्जाम में पूछा गया है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री को हम लेते हैं 273 के बराबर, 273 केल्विन। आफ्टर राउंडिंग ऑफ डेसिमल, ठीक है, 2.15 को नॉर्मली निग्लिजिबल मान के हटा देते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा मैटर होता है, आपको मैं बता दूं, ठीक है, ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे। आज देखिए क्या लिखा हुआ है, बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इट लिक्विड। अब देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और सीधे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन है, चलिए आपको हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने वाला बताते हैं सीधे, उसका नाम है कैम्फर, ठीक है। दूसरा फिनोक्सिलिन बॉल। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। आप थोड़ा सा कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड लेते हो, ये एक्टिविटी में बताया। क्रश इट, आप उसको क्रश करके चाइना डिश में आप इसको पुट कर देते हो। क्या होता है, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, पुट करते हैं इसको इन्वर्टेड फनल से और कॉटन प्लग को ऊपर लगा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको हीट करना चालू करते हैं। क्या होता है देखिए, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई होकर ऊपर देखिए चिपक गई है, ठीक है ना। और चाइना डिश में जो अमोनियम क्लोराइड वेपर था वो पूरा का पूरा भर जाता है, ठीक। हीट स्लोली, अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड गैस विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब देखिए, सॉलिड से लिक्विड में सीधे कन्वर्जन को आप क्या बोलते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड से लिक्विड में सीधे कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। फ्रेंड्स, आपको ये जो डायग्राम दिया गया है आप इसको कहीं बना लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको इस चैप्टर में कोई नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो आपको ये डिफिनीशन भी पता चल गई। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू The direct change of gas to solid without changing in liquid is called its deposition। तो अगर आप डिपोजिशन की बात करो, डायरेक्ट क्या होता है, कोई चीज गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में बिना आए, तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन मतलब समझिए पोजीशन जिसमें वो वापस आती है, तो ये क्या हो गया, डिपोजिशन हो गई। ये देखिए यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ, गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होने को कहा जाता है, ठीक। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। Change of pressure. We can already learn that the difference in various states of matter is due to the difference in the distance between constituent particle। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऑब्वियस है कि जो पार्टिकल के बीच जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी वो गैस होगा, जितनी कम होगी सॉलिड होगा और लिक्विड होगा। आप गैस को इसीलिए कंप्रेस करके क्या बना सकते हो, लिक्विड बना सकते
हो। ये देखिए यहाँ पे आपको बताया है एकदम कंप्लीटली कैसे क्या होता है। ये गैस था, इसको पिस्टन से पुश करके और अंदर लेके जा रहे हैं। देखिए पिस्टन के थ्रू पुश करके अंदर ले जा रहे हैं और अंदर लेके यहाँ पे देखिए गैस लिक्विडिफाई हो गई और लेके जाएंगे तो क्या हो गई, सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं। अप्लाइंग प्रेशर रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। हैव यू हर्ड अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? कभी आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इट स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ये बहुत हाई प्रेशर के में स्टोर किया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपको। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट टू डिक्रीज द प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेरिक। तब आप समझिए डिपोजिशन किसके लिए कहा गया, CO2 के लिए कहा गया। ठीक, तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कैम्फर, डिपोजिशन की बात करें तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। लिखा है इट स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर दिया जाता है और ये डायरेक्टली गैस से डिक्रीज करते हुए प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाते हुए ये सीधे क्या होता है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में ना आते हुए सीधे किस में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई आइस नाम दिया गया। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं साथ में, आल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक, तो आपसे पूछेगा ड्राई आइस क्या होती है तो आप क्या नाम बताओगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ऑब्वियस है, प्रेशर और टेम्परेचर स्टेट ऑफ जो है सब्सटेंस को डिटरमाइन करता है। जितना प्रेशर होगा जितना टेम्परेचर होगा वैसे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेट क्या होती जाएगी, गैसियस और लिक्विफाइड होती चली जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस। आपको क्या करना होगा सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, इसको -273 कर दीजिए। कितना बचेगा फ्रेंड, 27 डिग्री सेल्सियस। उसको भी -273 कर दीजिए, 200 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर एनी सब्सटेंस ऑफ वाटर एट। अगर 250 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता होगा। फॉर एनी सब्सटेंस बाई वाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट होते समय टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स गेन देयर एनर्जी एंड इट गिव्स कंटिन्यूअस एंड देन आफ्टर particle resize for the next state for from one to another, like solid to liquid and like liquid to gas. Suggest a method to liquefied atmospheric pressure, atmospheric gases. This is, as I discussed before, this is atmospheric carbon dioxide as solid carbon dioxide as dry ice. Okay, now come to the our lecture. Evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हमको हमेशा चाहिए होती है हीट, किस चीज के लिए, चेंज प्रेशर फ्रॉम चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब चेंजिंग प्रेशर या फिर हीट को चेंज करना या फिर प्रेशर को चेंज करना होता है हमेशा मैटर को क्या करने के लिए, उसकी स्टेट बदलने के लिए। यस, कैन वी कोट some examples for everyday life where change of state from liquid to vapor takes place। आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं जिसमें लिक्विड से वेपर में चेंज होता है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब आप वाटर को खुला छोड़ देते हो, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, ये धीमे धीमे वेपर में चेंज होता जाता है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे घर में अपने वाइप करते हो, मतलब पोछा लगाते हो, तो क्या होता है जैसे आप वाइपर चलाते हो फर्श में गीलापन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन फर्श आपका फ्लोर जो होता है वो वेट होता है, आफ्टर सम टाइम क्या होता है उसका वाटर क्या होने लगता है, इवापोरेट होने लगता है।
और वो पूरा वाटर क्या हो जाता है, वेपराइज होके उड़ जाता है। वी वेट क्लॉथ ड्राई अप, आप गीले कपड़े को सुखाते हो, ठीक है ना। ये भी इसका जो एग्जाम्पल है, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एंड नेवर एवर रेस्ट at a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles of different amounts of kinetic energy। तो आप जब इसमें टेम्परेचर देते हो तो अलग अलग जो पार्टिकल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर देते जाते हो सब पार्टिकल में वही हीट जो है क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पूरे पार्टिकल में सेपरेट होकर इसको क्या करती है, मूव करके एक से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर देती है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल at the surface having high kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles। आप जैसे लिक्विड की कुछ ड्रॉप्स को पे गिरा दीजिए, फ्लोर पे गिरा दीजिए, तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी ब्रेक होगा। रीजन क्योंकि वो क्या होगा कि उनके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, इन्वायरमेंट की टेम्परेचर के हिसाब से अपने को एनर्जी को क्या करने लगेंगे, ब्रेक करने लगेंगे, और ज्यादा स्पेस बना के क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, जो फिनोमिना मतलब जो तरीका जिसके द्वारा क्या होता है लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो। आप ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज होता है, वेपराइजेशन अलग होता है। वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट के पहले हो जाता है स्टार्ट, ठीक। इवापोरेशन ऑन द सरफेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीटली वॉल्यूम में होता है, ठीक, बॉयल पूरे वॉल्यूम में होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके पहले एक एक्टिविटी देख लीजिए। टेक 5 ml ऑफ वाटर, आप 5 ml वाटर लेते हो एक टेस्ट ट्यूब में, एंड कीप इट नियर अ विंडो, और इसको विंडो के नियर रखते हो, अंडर अ फैन, और एक मतलब फैन के अंडर में। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, किसमें, ओपन चाइना डिश में रखते हो, कीप इट नियर द विंडो, विंडो के पास रखते हो, अंडर अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर ऑफ ओपन चाइना and keep it under the cupboard or the shelf in your classroom, और तीसरी कहाँ रखते हो, सेल्फ या फिर क्लासरूम में रखते हो, क्लासरूम में अंदर सेल्फ में रखते हो। पहले आपने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में रख के आपने विंडो के पास रखा है, दूसरा आपने चाइना डिश में रख के विंडो के पास रखा है, तीसरा सेल्फ में रख के चाइना डिश में रखा हुआ है। क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा चीजें उतनी जल्दी क्या होंगी, लिक्विफाई वेपराइज होंगी, और वेपराइज होकर क्या होंगी, एटमॉस्फेयर में जाएंगी। तो चाइना डिश जो विंडो के पास रखी सबसे पहले उसका सारा का सारा वेपराइज होकर जाने लगेगा। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, वी नो दैट इवापोरेशन इन द सरफेस फिनोमिना, पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, जो मैंने आपको बताया। इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, इवापोरेशन भी बढ़ता चला जाएगा। सबसे तेज चाइना डिश जो आपका विंडो के सामने रखी हुई है उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा वाटर वेपराइज हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्लॉथ्स को जो धूप में रखते हो वो क्या होता है, इजीली जो वेट क्लॉथ क्या हो जाता है, जल्दी से वेपराइज होकर जो वो ड्राई हो जाता है। एज इंक्रीज इन टेम्परेचर, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट वेपराइज स्टेट, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देते जाएंगे उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, तेजी से मूव करते जाएंगे और जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करना, ह्यूमिडिटी ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज। अब सीधे सीधे समझिए, अगर जो है हवा में नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, तो क्या होगा, इवापोरेशन कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्वायरमेंट में क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स इवापोरेशन के फॉर्म में क्या है, वेपराइज फॉर्म में फ्लो कर रहे हैं, तो इसलिए क्लॉथ वेट है तो ज़्यादा देर तक वेट रहेगा। कुछ इस तरीके से समझिए कि विंटर के सीजन में कपड़े देर में सूखते हैं और समर के सीजन में कपड़े काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, आपके क्लॉथ जल्दी सूख जाते हैं।
नेक्स्ट आते हैं एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। इफ द कॉमन ऑब्जर्वेशन एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब हवा तेजी से चलेगी तो क्या होगा, जब हवा तेजी से चलेगी तो क्या होगा कि हवा में जो है जो वेट है वो लेस होगा। जब हवा में वेट लेस होगा तो वो क्या करेगा, जितने नियर उसके चीजें हैं जो वाटर से वेट हैं, वो क्या होगा उसके पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर क्या करेगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होगा, इवापोरेशन पॉसिबल होगा, और इससे वाटर जो आपके सराउंडिंग में है वो बहुत तेजी से डिक्रीज होने लगेगा, मतलब इवापोरेट होना चालू हो जाएगा। हाउ डज इवापोरेशन काजेस कूलिंग, कैसे इवापोरेशन के थ्रू कूल लगता है, कुछ इस तरीके से आप समझिए कि जब आपको स्वेट होता है तो आपको ठंडा लगता है। इन एन ओपन वेसल, जैसे आपने एक ओपन वेसल लिया, द लिक्विड कीप्स ऑन द इवापोरेटिंग, लिक्विड क्या होगा, इवापोरेट होना चालू हो जाएगा। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो पार्टिकल होंगे लिक्विड के वो क्या करेंगे, सराउंडिंग से एनर्जी को लेना चालू करेंगे। एंड रिगेन द एनर्जी लास्ट, जो एनर्जी उसमें नहीं थी वो उसको बढ़ाना चालू करेंगे, इसमें इवापोरेशन के लिए। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंड कोल्ड, ये जो एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, इससे सराउंडिंग क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। ठीक, इसका कुछ एग्जांपल ले लीजिए। लोग गर्मी में क्या करते हैं, अक्सर ज़्यादा समर में अपने घर के सामने क्या करते हैं, वाटर को से वेट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो वाटर इवापोरेट होता है तो उनके घर में हल्का सा ठंडापन आता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, आप नेल पॉलिश को रिमूवर को आप अपने हाथ पे डालते हो तो क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, आप वो पार्टिकल्स एसीटोन के जो होते हैं, अब आपको वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर हो जो होता है उसमें एसीटोन होता है। ठीक, द पार्टिकल गेन एनर्जी, पार्टिकल क्या करता है, आपके पाम से एनर्जी लेता है और सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से लेता है और तुरंत इवापोरेट होना चालू हो जाता है। इसके थ्रू आपको क्या फील होने लगता है, कोल्ड फील होने लगता है। ठीक है, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपुल स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ, क्या करते हैं, छत पे पानी डालते हैं, ग्राउंड में पानी डालते हैं, जिसके बिकॉज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। ऑब्वियस है, जब आप छत पे पानी डालते हो या रूफ में और सामने जो है घर के अपने पानी डालते हो या फिर फ्लोर में पानी डालते हो, ग्राउंड में पानी डालते हो, तो इसके थ्रू क्या होता है, वाटर का वेपराइजेशन तेजी से होता है और सरफेस बहुत तेजी से पूरी की पूरी अपनी एनर्जी को क्या कर देता है, वाटर को देने लगता है, तो इसके थ्रू वो सरफेस बहुत तेजी से कूल हो जाती है। और आपको कुछ एग्जांपल्स अपने से लेकर इसको जो डिस्क्राइब करने को कहा हुआ है। ड्यूरिंग समर वी परस्पाइज मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म आवर बॉडी विच कीप अस कूल, हमारी शरीर क्या रखता है, हमको कूल रखता है। जैसे कि हमको स्वेट होता है तो स्वेट से क्या होता है, स्वेट जैसे ही इवापोरेट होने लगता है हमारी बॉडी कूल होना चालू हो जाती है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट एनर्जी किसके इक्वल होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होती है। इट एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग आवर बॉडी कूल, अब जैसे ही हमारी बॉडी से स्वेट यानी पसीना निकलना चालू होता है, वो स्वेट क्या करता है, हमारी बॉडी की एनर्जी को लेता है, वेपराइज हो जाता है। ठीक है ना, एनवायरनमेंट की हीट को भी लेता है, जब वो वेपराइज होता है तो हमारी बॉडी की एनर्जी को लिया तो हमको ठंडा फील होता है। ठीक है, ये था इवापोरेशन के एक एग्जांपल। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, व्हाई डू वी सी, हम क्यों देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को, कहाँ पर, आउटर सरफेस, बाहर की सरफेस पे, कहाँ पे, ग्लास पे, कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, जो जो आइस की तरह ठंडा होता है। मतलब समझिए कि जब जैसे किसी एक कंटेनर में आपने आइस डाल दिया तो आप, या फिर ठंडा पानी डाल लिया, तो आप उस कंटेनर के बाहर क्या देखते हो, वाटर की ड्रॉपलेट्स जो होती बहुत तेजी से चिपकी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है, लेटेस्ट टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, किसमें लेंगे, टम्बलर मतलब कि एक जो एक तरीके का समझ जिसमें आप चाय पीते हो, मार्केट में टी पीते हो, उसको लिया टम्बलर को। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर, जैसे आप देखते हो वाटर सरफेस जो है टम्बलर के बाहर वाली सरफेस पे भी उसमें क्या लगा रहता है, वाटर लगा रहता है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, ठंडे जो वाटर का ठंडा साइड है, मतलब कि ग्लास का जो कोल्ड साइड है उस साइड में आने लगता है, तो इसी कारण वो टम्बलर के उससे आउट साइड आकर क्या करने लगता है, अपनी एनर्जी को अंदर की एनर्जी को लूज करता है एनवायरनमेंट में और बहुत तेजी से वेपराइज करता है।
एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और बाहर आके वो लिक्विड स्टेट में फिर से क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए हम आपको इसको इस तरीके से समझाते हैं। आपने लिया एक टम्बलर, ठीक, आपने उस टम्बलर को लेने के बाद क्या किया कि उस टम्बलर के अंदर वाटर को पोर किया। क्या किया, वाटर को पोर किया। जैसे ही आपने वाटर को पोर किया, हॉट वाटर था, आपने पोर किया, तो वो अपनी एक सरफेस बनाकर हो जाएगा। जब ये सरफेस बना लेगा तो ये अपनी सरफेस से भी क्या करेगा, इवोपरेशन चालू करेगा। साथ में टम्बलर के चारों तरफ का जो उसका सरफेस है, वो सरफेस से भी क्या करेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स को निकालना चालू करेगा। क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर की एनर्जी है और जो इन्वायरमेंट की एनर्जी है उसमें बहुत लंबा डिफरेंस है। उसके अंदर की एनर्जी कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस, इन्वायरमेंट की एनर्जी 30 to 40 डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है, तो वो जब बाहर आएगा तो 100 और से 30-40 में कैसे आएगा, वो वेपराइज होके टम्बलर के आउटर साइड में आ जाएगा। जब टम्बलर के आउटर साइड में 100 से वेपराइज होगा, 100 से बिलो होगा तो वेपराइज होगा ना वो, तो इवापोरेशन होकर 100 से टम्बलर के आउटसाइड में आ गया, और वो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, जब आने लगेगा तो वो वापस से क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, और इसके थ्रू क्या बन जाएगा, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम है इसमें लिखे हुए। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग अप 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब साइंटिस्ट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, 5 स्टेट की बात करते हैं। आपका पहला हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस थर्ड, प्लाज्मा फोर्थ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फिफ्थ। ठीक, प्लाज्मा, द स्टेट कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। अब आप समझिए प्लाज्मा होता क्या है। ये एक ऐसी स्टेट है, ऐसी स्टेट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और पार्टिकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेज। ये पार्टिकल किस फॉर्म में होते हैं, आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं। ठीक, द फ्लुएंस्ड ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। अब आपको एग्जांपल भी दिया है कि आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होती है और नियॉन साइन बल्ब जो होता है, ये दोनों में प्लाज्मा होता है। इनसाइड ए नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस। क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपको दी हुई है। ठीक है, कि नियॉन साइन बल्ब पे जो में अंदर नियॉन गैस होती है, एनी। ठीक, क्या होती है, एनी होती है। एक नियॉन इसको बोलते हैं। और उसी तरीके से जब आप फ्लोरेसेंट ट्यूब में लोगे तो उसमें हीलियम होती है, He। ये दो के दोनों इनर्ट गैसेस हैं। इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक, दैट इज गेट्स चार्ज्ड। ये क्या हो जाती हैं, ये चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट, और इसके थ्रू बहुत तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होना चालू होती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोविंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। ये चार्जिंग क्या करती है, जो बल्ब के अंदर की जो प्लाज्मा स्टेट है उसको ग्लो करना चालू करती है। द प्लाज्मा ग्लो विथ स्पेशल कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस। प्लाज्मा ग्लो करती स्पेशल कलर के साथ, वो डिपेंड करता है कि वो गैस कैसी है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सन के और स्टार्स के ग्लो करने का रीजन क्या है, उनके अंदर प्लाज्मा स्टेट्स में हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा स्टार्स में क्रिएट हो जाता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब आइए हमारे दो बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम, इसमें एक हमारे इंडियन एस.एन. बोस जी। वी आर प्राउड दैट यू आर विथ अल्बर्ट आइंस्टाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट। नाम रखा गया इस फिफ्थ स्टेट का बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, जिनको बोला गया एस.एन. बोस।
had done some calculation for the fifth state of matter. इन्होंने कुछ कैलकुलेशन की फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, एंड बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन, इन्होंने अपनी कैलकुलेशन का पूरा बिल्ड किया और एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया एक नए स्टेट ऑफ मैटर को, जिसको नाम दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC. इसको 2001 में इरिक ए कॉर्नेल, वोल्फैंग कैटरेले एंड कार्ल ई वेईमैन जो थे USA के, इस पे वर्क करने के लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का, फॉर अचीविंग बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट. इन्होंने क्या बनाया, बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट को बनाया. ठीक. द बोस आइंस्टीन इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग. अब देखिए आपको बताया है, कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी पे किसी गैस को क्या किया गया, कोल्ड किया गया. अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, मतलब 10⁻⁻5 डेंसिटी रख के क्या किया गया, उसको कोल्ड किया गया. टू सुपर लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे. इसके बारे में आप केमिस्ट्री 4.kids में आप देख सकते हो. ठीक है ना. और इसके बाद आपको क्या बना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बना, मतलब किसी गैस को लेकर 10⁻⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको क्या किया गया, कोल्ड किया गया. तो उससे हमको क्या मिला, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर मिला, जो हमारा फिफ्थ स्टेट बना. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ दिस इज इनफ फॉर दिस लेक्चर, एंड सम ऑफ थिंग्स जो आपको लर्न करना चाहिए वो आपको यहाँ पे गिवन है. ठीक है. आई थिंक I give you complete lecture about this, and my whole practice and try for you to understand this is going to be good if you are understand it very well, and if you are not understand it very well, you have to revise it more and more for understand it very well. Okay friends, goodbye. Now complete this chapter. I have completed this chapter. I hope you enjoyed this video very much. For taking regular updates, add our playlist to your YouTube. This is not end, it's just beginning. So start your journey with us. To understand better to this video, replay it and revise it. Goodbye.